तो देखो कातली नदी, कातली नदी आंतरिक प्रवाह की राजस्थान के अंदर इंपॉर्टेंट है और सबसे लंबी नदी है। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे थे घग्गर नदी की, तो घग्गर नदी की लेंथ राजस्थान के अंदर 330 और अदरवाइज टोटल जो लेंथ की बात की थी तो हमने 480 किलोमीटर की बात की थी। लेकिन ये नदी एक इंटरनेशनल नदी थी। ये इसका जो कैटमेंट एरिया है अर्थात इसका जो क्षेत्र है कावेरी नदी का, वो ओनली राजस्थान के अंदर है और इस नदी का जो लेंथ है वो 100 किलोमीटर है राजस्थान के अंदर। तो दोस्तों, जैसे अपने सबसे बड़ी हम नदी की बात करते हैं ऑल ओवर नदी में राजस्थान में, तो अपनी चंबल नदी सबसे लंबी नदी आती है। लेकिन अब आंतरिक प्रवाह की हम जब बात कर रहे हैं या ओनली फॉर राजस्थान की बात कर रहे हैं तो बनास नदी है राजस्थान में सबसे लंबी है, लेकिन वो आंतरिक प्रवाह नहीं है दोस्तों, वो बंगाली खाड़ी की है। तो यहाँ आंतरिक प्रवाह की हम बात करते हैं तो सबसे लंबी नदी काफी नदी है। तो देखो हम मैप में हम पढ़ते हैं अपना जो ये एरिया था दोस्तों, यहाँ अपना झुंझुनू आता है दोस्तों, और झुंझुनू के जिस साइड में अपना क्या है ये दोस्तों चूरू वाला एरिया है। तो ये है अपना चूरू और ये अपना है झुंझुनू, और यहां दोस्तों अपना आता है सीकर। ये सीकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उद्गम स्थल। उद्गम स्थल, तो काफी नदी का जो उद्गम स्थल है वो रघुनाथगढ़ की पहाड़ियां सीकर, रघुनाथगढ़ की पहाड़ियां सीकर, यहां से इस नदी का उद्गम स्थल होता है। दूसरी बात करते हैं हम लंबाई। इस नदी की लंबाई है 100 किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन बनता है प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तोरावाटी क्षेत्र। तो जो अपनी काफी नदी है उसके प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं तोरावाटी क्षेत्र। अब हम दोस्तों बात करते हैं किन जिलों में यह प्रवाहित होती है। तो दोस्तों सीकर, झुंझुनू, इन दो जिलों के अंदर ये नदी प्रवाहित होती है। मौसमी नदी है, बरसात के पूर्णतः निर्भर है। राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जिनमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो है अपना बीकानेर और दूसरा अपना आता है चूरू। इन दो जिलों के अंदर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो देखो अपना प्रवाह क्षेत्र इसका तोरावाटी कहलाता है। राजस्थान के अंदर ये सीकर और झुंझुनू जिलों में प्रवाहित होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों समाप्ति स्थल की। तो इसका समाप्ति स्थल है वो फिनिश पॉइंट हम जिसको बोलते हैं। तो देखो चूरू जो अपना डिस्ट्रिक्ट है, यहां मैं आपकी बात करते हैं, ये यहां से प्रवाहित होती है। ये इसका उद्गम स्थल है सीकर है, अर्थात ये झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करती है। ये जो रिवर है वो झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करती है, इसीलिए इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी बोलते हैं, अर्थात दो झुंझुनू को दो भागों में ये डिवाइड करती है। और चूरू जो अपना डिस्ट्रिक्ट है इसकी सीमा पर यहाँ ये जो नदी है एक गांव पड़ता है तिग्यास। तिग्यास गांव पड़ता है चूरू जिला की सीमा पर। वहां पे ये नदी समाप्त हो जाती है, अर्थात मिट्टी के अंदर ये विलुप्त हो जाती है। इसे कोई भी समुद्र तल या फिर कोई झील या कोई नदी इसको नहीं मिलती है। तो यहाँ पर इसीलिए चूरू जिले में कोई नदी नहीं है और बीकानेर जिले में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। आगे हम दोस्तों बात करते हैं तीसरे नंबर की जो अपनी नदी आती है वो आती है रूपनगढ़। चलो दोस्तों, इससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन और रहेगा। सॉरी, जो अपनी काफी नदी है इस नदी पर एक सभ्यता का विकास हुआ है जिसे सभ्यताओं की जननी बोलते हैं हम, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता
गणेश्वर सिविलाइजेशन, जिसे सभ्यताओं की जननी मानते हैं, और ताम्र सभ्यता है। ताम्र सभ्यता, यहाँ पे तांबे के 58 नाम मिले हैं। वो हम सिविलाइजेशन का जो चैप्टर पढ़ेंगे, अर्थात सभ्यताओं का जो स्थापत्य कला है, सभ्यता का जो अपन विवरण से डिटेल से इस टॉपिक को आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है अपना कि काकती नदी पर किस सभ्यता का विकास हुआ, तो अपना आंसर रहेगा गणेश्वर सभ्यता। तो चलो हम दोस्तों आगे आना है, अगली जो आंतरिक प्रवाह की जो इंपोर्टेंट नदी आ रही है अपने सामने, रूपनगढ़। बात करते हैं रूपनगढ़, रूपनगढ़ नदी। तो दोस्तों रूपनगढ़ नदी, ये देखो अपन मैप के माध्यम से हम आपको मैं थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको समझ में भी आएगा। दोस्तों ये जो अपना एक डिस्ट्रिक्ट अपना पड़ता है यहाँ पे, ये अपना डिस्ट्रिक्ट है, ये जयपुर है। जस्ट नीचे इसके ये जो एरिया आता है वो अजमेर है, ये इधर नागौर है। तो अब देखो रूपनगढ़ जो नदी है उसका उद्गम स्थल, ये एक छोटी नदी है, नदी अब एक नाला टाइप के हम जिसको बोलते हैं। रूपनगढ़, मंथा और मेड़ा और खारी, ये एक नदी नहीं है, हम इसको नाला भी बोल सकते हैं। ऐसे जैसे हम बारिश में बात करते हैं, बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है तो पर्वतों में जो पानी लुढ़क के ढलान जो ढालू एरिया होता है वहां पे जो पानी एकत्रित हो जाता है, अर्थात वो किसी झील में या किसी नदी में चला जाता है, एक नाले टाइप ये नदियां हैं। तो हम टोटल बात करते हैं ये रूपनगढ़, मंथा, मेड़ा और खारी, एक छोटा नाला और टाइप, ये सभी सांबर झील का निर्माण करती हैं। जयपुर के अंदर आपने यहाँ जो एरिया आता है अपना, ये जो एरिया यहाँ सांबर लेक है, जो भारत एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील, उसका ये निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूपनगढ़ की। तो रूपनगढ़ यहाँ जो अपना एरिया आता है, ये जो डिस्ट्रिक्ट अपना अजमेर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो है सलेमाबाद, सलेमाबाद और सलेमाबाद के नजदीक जो क्षेत्र आता है किशनगढ़ का एरिया आता है, किशनगढ़। किशनगढ़ अजमेर के अंदर है, जो संगमरमर के लिए भी प्रसिद्ध है। और सलेमाबाद के अंदर एक संप्रदाय की का निर्माण हुआ था, प्रधान पीठ है सलेमाबाद के अंदर, सलेमाबाद के अंदर। तो यहाँ से इस रूपनगढ़ जो नदी है उसका उद्गम स्थल होता है, और यहाँ ये इसका उद्गम स्थल होके ये सांबर झील में इसका पानी है वो गिरता है। इसके अलावा मंथा है, जो मंथा रिवर है, इसका हम उद्गम स्थल की हम बात करते हैं तो ये शाहपुरा, शाहपुरा जयपुर के अंदर ही है। यहाँ से इस नदी का उद्गम स्थल होता है, अर्थात इस नाले का उद्गम स्थल होता है, और सांबर झील के अंदर इसका पानी चला जाता है। मंथा, मेड़ा, ये जो दोनों नदियां हैं वो बेराट के नजदीक है। जो बेराट की पहाड़ियां हैं, बेराट की पहाड़ियां, उसके नजदीक ये नाले आते हैं और ये भी सांबर झील के अंदर अपना पानी छोड़ते हैं, और उससे क्या है जो अपना सांबर लेक है उसका निर्माण होता है। सांबर लेक का जब हम इसके जस्ट बाद में हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो राजस्थान की झीलें और राजस्थान की जो नदियां हैं वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो मीठे पानी जिले हैं और जो खारे पानी जिले हैं वो हम ट्रिकों के साथ पढ़ेंगे, और ये जो टॉपिक है ये भी हम ट्रिकों के साथ आगे पढ़ेंगे। तो रूपनगढ़, मंथा, मेड़ा और खारी, ये जो चार जो अपने नाले टाइप जो नदियां हैं वो सांबर जो लेक अपने उसका निर्माण करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं साबी नदी की। साबी जो नदी है वो भी एक इंपॉर्टेंट नदी है, साबी नदी। साबी नदी, तो देखो दोस्तों साबी नदी है वो सेवर की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां, जयपुर से इसका उद्गम स्थल होता है। सेवर की पहाड़ियां, जयपुर से इसका उद्गम स्थल होता है साबी नदी का। साबी नदी की जो लेंथ है वो 465 किलोमीटर बताते हैं। अर्थात ये जो नदी है ये सब पहले अपनी जयपुर आएगी, और जयपुर से उसका उद्गम स्थल जयपुर होने के बाद में ये अलवर, अलवर के बाद में ये हरियाणा, जो अपना हरियाणा राज्य है,
यहाँ पे एक जगह है पटौदी, पटौदी जो जिला है उसके अंदर इसका समाप्ति स्थल हो जाता है, क्योंकि यहाँ इस पटौदी के पास में जो ये एरिया आता है गुड़गांव क्षेत्र आता है अपना, तो गुड़गांव जो क्षेत्र है उसके नजदीक में एक झील है नजफगढ़, नजफगढ़ झील है। इस झील में अपना ये पानी छोड़ती है सब। साबी नदी पर अलवर जिले के अंदर एक सभ्यता का विकास हुआ है, जोधपुरा, जोधपुरा सभ्यता। ये सब सिविलाइजेशन में आपको सभ्यताओं का जो टॉपिक चलेगा उसमें आपको हम पढ़ाएंगे, एक एक सभ्यता के बारे में पढ़ाएंगे, इन सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ था, इतना विनाश कैसे हुआ, टोटली हम आपको एक्सप्लेन करके हम पढ़ाएंगे। तो ये अभी कुछ छोटे छोटे जो अभी इस नदियों के ऊपर इन सभ्यताओं का विकास हुआ है, तो मैं इसलिए आपको ये बता देता हूँ। जोधपुरा जो सभ्यता है सिविलाइजेशन वो साबी नदी के किनारे पे हुआ है अलवर जिले के अंदर, अर्थात इस सभ्यता के अंदर हाथी दांत के जो अवशेष है वो हमें प्राप्त हुए हैं, हाथी दांत के अवशेष। तो हाथी दांत के अवशेष अपने को साबी जो नदी है उसके किनारे पे हुए हैं। ये यहाँ पे अलवर के अंदर जोधपुरा जो सभ्यता है उसका विकास हुआ। तो दोस्तों इसका देखो साबी नदी है उसका उद्गम स्थल शिवर की पहाड़ियां जयपुर, इसके लंबाई 465 किलोमीटर है। इसका जो समाप्ति स्थल है वो पटौदी गुड़गांव के नजदीक नजफगढ़ हरियाणा राज्य के अंदर है। और इस पर एक सभ्यता का विकास हुआ है, वो अपनी जो सभ्यता है वो कौन सी है, जोधपुरा सभ्यता। इसके बाद में लास्ट जो नदी बची है अपनी आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं उसमें लास्ट जो नदी है उसके बारे में हम वर्णन और कर लेते हैं। उसके बाद में अपनी अरब सागर वाली जो नदियां हैं वो आएंगी। तो अपनी रूपा रेल, रूपा रेल नदी इंपॉर्टेंट नदी है रूपा रेल। तो रूपा रेल जो रिवर है उसका उद्गम स्थल होता है अलवर, अलवर के अंदर उदयनाथ की पहाड़ियां हैं। उदयनाथ नजदीकी क्षेत्र है थानागाजी, थानागाजी क्षेत्र है, तो वहां से इसका उद्गम स्थल होता है। रूपा रेल नदी है ये अलवर जिले के बाद में भरतपुर जो अपना एरिया आता है इसके जस्ट आगे जो जिला आता है वो भरतपुर जिला है। तो भरतपुर जिले के अंदर एक जो आपको भरतपुर जिले के अंदर एक बांध बना हुआ है सीकरी बांध, सीकरी बांध, इसमें अपना जल छोड़ती है। अर्थात रूपा रेल नदी को भरतपुर के लाइफ लाइन के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसका समाप्ति स्थल भरतपुर में सीकरी बांध है, उद्गम स्थल अलवर जिले के अंदर जो उदयनाथ की जो पहाड़ियां हैं थानागाजी जगह है वहां से इसका उद्गम स्थल होता है। इसकी लेंथ है वो एग्जैक्टली लेंथ बताई भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी लेंथ है 180 किलोमीटर के लमसम बताते हैं अप्रोक्सीमेटली। अब चलो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं वो मैंने कंप्लीट करवा दी है और एज इजी वे में आपको समझ में भी आया होगा। मैप के माध्यम से भी मैंने ये नदियां आपको बताई है। एग्जैक्टली एक बार मैं आपको फिर ये रिपीट करवा देता हूँ फास्टली 2 मिनट के अंदर, फिर से पूरा आपको लर्न हो जाएगा। तो देखो अपनी मुख्य जो नदियां हैं वो मैप के माध्यम से हमें जल्दी से आपको डिनोट करके मैं समझा देता हूँ। ये हमारा राजस्थान है, फास्टली मैंने बनाया है तो हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात की थी घग्गर रिवर की। तो ये जो एरिया आता है घग्गर, ये उद्गम स्थल इसका मैंने बताया था एचपी शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां एचपी घग्गर नदी। उसके बाद में दूसरी यहाँ अपना था जैसलमेर, जैसलमेर में मैंने आपको बताया था काकनी, काकनी नदी उद्गम स्थल। दूसरा नाम मसूरदी नदी भूज झील का निर्माण करती है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था ये आपने झुंझुनू के पास में काटली नदी, झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है, प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी बोलते हैं। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। आंतरिक प्रवाह के अंदर जो ओनली फॉर राजस्थान, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ये इंटरनेशनल नदी है घग्गर नदी।
उसके बाद में हमने बात की थी रूपनगढ़ की। तो ये रूपनगढ़ जो रिवर है वो अजमेर से सलेमाबाद से बात हुई थी। उसके बाद में अपना यहाँ पे मंथ आई थी सापुरा अपना जो एरिया था जयपुर के अंदर। मंथा मेड़ा डाई खारी की बात की थी, यहाँ पे सांबर झील का निर्माण करती थी। उसके बाद में हमने बात की थी सापी की। तो सापी भी अपने जयपुर से निकलती है। सेवर की पहाड़ियाँ, साबी नदी सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से उद्गम होता है। उसके बाद में हमने लास्ट नदी की हम जो बात की थी वो थी अपनी रूपारेल नदी है। वो यहाँ पे अपना जो अलवर जिला है वहां से उद्गम स्थल होता है, और भरतपुर जो अपना जिला है वहां पे सीकरी बांध में इसका समाप्ति स्थल हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद में अपने आती हैं अरब सागर वाली नदियां। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है अरब सागर वाली जो नदियां हैं, उसके बारे में आपको मैं बात करता हूं। तो देखो दोस्तों, आपको भी समझ में आ रहा होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और बेल आइकन को आप दबाते रहिए, शेयर करते रहें। आपके जो हमारे नए वीडियो हैं वो आप लोगों तक अति शीघ्र पहुंच जाएंगे, और आप लाइक और कमेंट जरूर करके बताएं ताकि हम इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकें, या आपको कुछ ऐसी जो चीजें आपने जो आपको समझ में नहीं आई हो, या फिर आपको कुछ ऐसा लगा हो कि हमारी ये चीज सर बहुत ज्यादा ऊपर से गई है। हो आप एक नदियों का ऐसा टॉपिक है जो एक जाल होता है, आप सभी लोगों को पता है कि नदियां जितनी राजस्थान के अंदर जो हार्ड टॉपिक है उससे हार्ड टॉपिक शायद और टॉपिक नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो सहायक नदियां हैं और उसकी जो उप नदियां हैं उनमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए हम एक एक नदी का विस्तार से हम आपको बता रहे हैं, और ताकि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आए, और हम ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां। दूसरे नंबर अपना जो टॉपिक था वो था अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां। बहुत ही शानदार जो पार्ट अपना वो चल रहा है, अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां, जो जैन सिस्टम ऑफ अर्बन सी। तो इस साइड में फ्लोडिंग होने वाली जो रिवर्स है, वो उसमें इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो है माही रिवर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर कंपटीशन एग्जाम में। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम का पेपर आप उठा के देखोगे तो माही नदी और चंबल नदी और बनास रिवर से आप बहुत ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो इसको जरा अच्छे से आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहला अपना जो रिवर है वो माही नदी है। माही नदी के बाद में हम बात करते हैं तो लूनी है। लूनी के बाद में हम बात करते हैं तो अपने आती है पश्चिमी बनास, और चौथी नदी आती है अपनी काली सिंध। इसको पश्चिमी काली सिंध भी बोलते हैं। ये उदयपुर से निकल के नया सारवाड़ा उदयपुर से पश्चिमी बनास से इसका उद्गम स्थल होता है। बाकी हम इसको डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे हम पहले बात करते हैं लूनी नदी की। इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों। तो देखो लूनी नदी है उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, सॉरी माही नदी को। तो देखो सबसे पहले अपनी जो माही नदी है उसको मैप के माध्यम से पढ़ते हैं। तो ये जो हम एक टेम्परेरी मैप बनाते हैं, दोस्तों ये जो एरिया था अपना जो दक्षिणी एरिया साउथ एरिया भी इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी उद्गम स्थल की। उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल में सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं तो मेहर झील। मेहर झील इसका उद्गम स्थल है। तो मेहर झील के बाद जो ये जो झील है अपनी वे मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, मध्य प्रदेश। और जब डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो महुआ डिस्ट्रिक्ट, महुआ जो डिस्ट्रिक्ट अपना क्षेत्र है वो इसके नजदीक है। अगर हम पर्वतमाला की बात करते हैं तो विंध्याचल पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला। ये दो राज्यों की संयुक्त योजना है। फर्स्ट की हम बात करते हैं राजस्थान और दूसरी है गुजरात।
तो इसका उद्गम स्थल महद झील मध्य प्रदेश महुआ डिस्ट्रिक्ट और विंध्याचल पर्वतमाला है। इसकी जो टोटल लंबाई है, जो लेंथ है इसकी, वो 576 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर इसकी लेंथ की बात करें तो 171 किलोमीटर ये राजस्थान के अंदर इसकी है। अब दोस्तों मैं आपको आगे बताता हूं, इस नदी का अपना उद्गम स्थल हो गया और इसकी लंबाई हो गई और राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई हो गई। तो इसका समाप्ति स्थल कहाँ होता है? तो इसका समाप्ति स्थल की बात करते हैं तो इसका जो समाप्ति स्थल है वो गुजरात, जिला पंचमहल, खाड़ी खंबात की खाड़ी, पंचमहल जिला और गुजरात राज्य में इसका समाप्ति स्थल होता है। गुजरात में इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, उसको कडाना बांध के नाम से हम जानते हैं, कडाना बांध। इस नदी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वह एक क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब दोबारा से देखो, ये जो नदी है वो राजस्थान और गुजरात इन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जॉइंट वेंचर ऑफ टू स्टेट, फर्स्टली राजस्थान एंड गुजरात। तो ये दोस्तों 45% तो राजस्थान से है और 55% गुजरात से। तो 45% राजस्थान से और 55% गुजरात का इन परियोजना में हिस्सा है। इससे टोटल ये ओनली ये हिस्सा है, ये अपना पोर्टेबल वाटर यानी कि पेयजल जो सुविधा है, सिंचाई से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड जो भी परियोजना के अंदर जॉइंट वेंचर में जो समझौता है वो 45% हिस्सा तो राजस्थान को मिलेगा ओनली वाटर के लिए और गुजरात को 55% इसको हिस्सा मिलेगा। जबकि हम इलेक्ट्रिसिटी की या विद्युत की बात करें तो 100% राजस्थान को इससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, यानी कि विद्युत राजस्थान को 100% से मिलेगी। दूसरी हम दोस्तों बात करते हैं कि इस पे जो डैम बने हुए हैं, वो इस पे 3 डैम बने हुए हैं, इंपोर्टेंट डैम है। इनसे भी आपको सुनाता है कि माही नदी पर निर्मित जो बांध है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माही बजाज सागर, माही बजाज सागर बांध। दूसरा जो डैम है कागदी पिकअप बांध, और थर्ड जो गुजरात में भी मैंने चर्चा की थी वो बांध कडाना बांध, वो गुजरात के अंदर कडाना या कडाना बांध। तो माही बजाज सागर जो बांध है वो बांसवाड़ा के अंदर है, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा के अंदर, और कागती पिकअप बांध है वो भी क्या है, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। अब हम बात करते हैं तीसरा जो डैम है वो है कडाना डैम है। ये कहाँ पे है? पंचमहल जो डिस्ट्रिक्ट है अपना गुजरात स्टेट के अंदर वहां स्थित है। अभी हम बात करते हैं तो इस जो माही नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। देखो दोस्तों, तो माही नदी की जो सहायक नदियां हैं, माही नदी की सहायक नदियां, तो ज्यादा इसकी सहायक नदियां है नहीं, इंपोर्टेंट है जो भी है, 3 इसकी सहायक नदियां हैं। फर्स्ट है सोम, सेकंड है जाखम, और एक जो हम बात कर रहे हैं माही नदी की, सोम माही जाखम। ये इस पे बैंड्स पर डूंगरपुर के अंदर इस पे त्रिवेणी संगम भी बना हुआ इस नदी पर, त्रिवेणी संगम बांसवाड़ा। बैंड्स पर बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा पर हम ये जो सोम नदी है, जाखम नदी है, ये इस माही नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, सोम नदी है और जाखम नदी है। तो सोम नदी है वो पिंछामेड़ा की पहाड़ियां, पिंछामेड़ा की पहाड़ी, ऋषिदेव मंदिर के पास, पिंछामेड़ा की पहाड़ियां, ऋषभदेव जो मंदिर है उदयपुर के अंदर, वहां से सोम नदी निकलती है। और इस त्रिवेणी संगम में
जो बेणेश्वर के अंदर ये त्रिवेणी संगम है, बेणेश्वर, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी बोलते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? तो बेणेश्वर जो धाम है डूंगरपुर के अंदर, वहां पे ये त्रिवेणी संगम है। यहाँ पे 3 नदियां आकर मिलती हैं, सोम, माही और जाखम, जो आदिवासियों का पवित्र या कुंभ स्थल है या पवित्र स्थल भी इसको माना जाता है। इसके नजदीक ही दाऊदी बोरा की दरगाह भी स्थित है। तो ये जो सोन नदी है वो उदयपुर से निकलती है, बिंछा मेड़ा की जो पहाड़ी है उसके नजदीक ऋषभ देव जी का मंदिर है, उदयपुर से वहां निकलती है। जाखम जो नदी है, ये जो नदी है छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से ये नदी निकलती है। इसके ऊपर एक छोटी सादरी की जो अपना प्रतापगढ़ के अंदर है, वहां एक अभ्यारण्य भी प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा सीता माता अभ्यारण्य, जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़, जहाँ सीता माता अभ्यारण्य स्थित है। इसके अलावा एक यहाँ पे चुलिया जलप्रपात भी स्थित है, जो अपनी जो जाखम नदी है 81 मीटर का चुलिया जलप्रपात है, वाटरफॉल। तो वो यहाँ पे छोटी सादरी जो अपनी उद्गम स्थल है उसका प्रतापगढ़, जो अपनी जाखम नदी है वहां से ये चुलिया जलप्रपात है, 81 मीटर का है। इससे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। अब इस नदी से हम देखो बात करते हैं, ये नदी राजस्थान के अंदर प्रवेश कहाँ करती है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मध्य प्रदेश है। जो राजस्थान की जो स्टेट की सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक लगती है। आपको पता होगा दोस्तों 1600 किलोमीटर की ये जो सीमा है ये राजस्थान के साथ लगती है। राजस्थान की सर्वाधिक सीमा किस स्टेट की लगती है? तो अपना आंसर रहेगा मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर की। और न्यूनतम की जब हम बात करते हैं तो 89 किलोमीटर पंजाब के साथ लगती है, सबसे कम सीमा पंजाब के साथ लगती है। तो यहाँ से देखो विंध्याचल पर्वतमाला जो अपना जो एरिया आता है मध्य प्रदेश का, जो अभी हमने बात की थी, महुआ जो क्षेत्र है मेरठ झील से, यहाँ से नदी का उद्गम स्थल होता है। और राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से हम थोड़ा ऊपर डिनोट कर देते हैं बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा जो जिला है उसमें गांव है खांदू, खांदू गांव, खांदू गांव बांसवाड़ा में ये नदी प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद में जो अंग्रेजी वर्णमाला उसके यू के विपरीत आकार में प्रवाहित होती है। इससे यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल की जो नदी है, विश्व की जो सबसे जो लंबी नदी नील नदी है, उसके अक्षांशों में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है, तो वो कौन सा अपना आंसर आएगा? ये नील नदी के अक्षांशों में प्रवाहित होती है, नील नदी के अक्षांशों में प्रवाहित होने वाली नदी है, तो अपना आंसर आएगा माही नदी। ये नील नदी के अक्षांशों में प्रवाहित होती है, अंग्रेजी वर्णमाला के यू के विपरीत प्रवाहित होती है, अर्थात द्वितीय आकार में हम इसको बोल सकते हैं। ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा को की सीमा बनाते हैं, अर्थात दोनों जो जिले हैं उनको विभाजित करती है। उसके बाद में ये देखो प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उसके बाद में यहाँ पे गुजरात में खंबात की खाड़ी में अपना जल छोड़ती है। इसके ऊपर 3 डैम बने हुए हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे अपनी जो कर्क रेखा है, राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है, ये राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, एक जिले की सीमा स्पर्श करती है, और जो बांसवाड़ा उससे मध्य से होकर गुजरती है। अगर हम बात करें कर्क रेखा राजस्थान में लंबाई कितनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान के अंदर कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर। याद रखना, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि राजस्थान के अंदर कर्क रेखा की जो लेंथ है, लंबाई वो कितनी है? तो 26 किलोमीटर था, 26 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो ये जो नदी है माही जो रिवर है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बार तो देखो दोस्तों इस साइड प्रतापगढ़ से ऊपर से ओर जाती है बांसवाड़ा साइड में, तो एक बार उस टाइम आती है, और एक बार इधर डूंगरपुर साइड में आती है, तो उस समय एक बार इस खंबात की खाड़ी में अपना जल छोड़ते समय उसको काटती है। तो इसका दोबारा से मैं आपको फास्टली रिवीजन बता देता हूँ कि ये मध्य प्रदेश से निकलती है, उसका समाप्ति स्थल कहाँ है? गुजरात के अंदर है। इसके ऊपर 3 डैम बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट डैम है। पहला डैम है माही बाजार सागर डैम है, इससे इलेक्ट्रिसिटी एंड जो इरिगेशन सिस्टम वो भी होता है। इससे इस नदी के जो उपनाम है, माही नदी का जो उपनाम है, उपनाम इंपॉर्टेंट नाम है, इससे बोलते हैं आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, कांठल की गंगा। और इस एरिया को 56 का मैदान भी बोलते हैं, 56 का मैदान।
56 का मैदान भी बोलते हैं, अर्थात बांसवाड़ा जिले को 100 द्वीपों का शहर भी बोलते हैं, आइसलैंड ऑफ सिटी इन राजस्थान। तो हम बात करें कि 100 द्वीपों का जो शहर है वो बांसवाड़ा जिले को हम बोलते हैं। 56 का मैदान बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 56 नदी का 56 नदी नालों का एक समूह है, द्वीप से बने हुए हैं छोटे छोटे, इसलिए इस एरिया को 56 का मैदान भी बोलते हैं। इसे आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा अर्थात इसे आदिवासियों की मरु गंगा भी बोलते हैं, आदिवासियों के लाइफ लाइन के भी नाम से जानते हैं। इस नदी के ऊपर अपने राजस्थान सरकार द्वारा बहुत सारी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अंदर 2 परियोजनाएं इंपॉर्टेंट हैं, वो देखो दोनों परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। फर्स्टली परियोजना है अपनी, वो है सोम कमला अंबा प्रोजेक्ट। ये जो परियोजना है वो सोम अमला ये डूंगरपुर के अंदर संचालित है, डूंगरपुर। और उदयपुर के अंदर सुजलाम सुफलाम परियोजना चल रही है, जिसपे सुजलाम व सुफलाम परियोजना माही नदी पर चल रही है, जो उदयपुर के अंदर स्थित। इसके अलावा से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो नदी है ये राजस्थान के अंदर इसका 171 किलोमीटर है, और टोटल लेंथ हम जब इसकी बात करते हैं तो 576, टोटल लेंथ की जब बात करते हैं तो उसकी 576 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर हम बात करते हैं 171 है। और ये बात हो याद कर लेना कि राजस्थान और गुजरात की ये संयुक्त परियोजना है। कहीं गलती से अपन सोचते हैं इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से हुआ है, तो मध्य प्रदेश भी इस परियोजना के अंदर इंक्लूड है? नहीं, मध्य प्रदेश इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। मध्य प्रदेश चंबल परियोजना के अंदर इंक्लूड है। वो अब जब हम इसके बाद में बंगाली खाड़ी वाली जो और बहने वाली जो नदियां उनके बारे में हम पढ़ेंगे, तब इस पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ये जो अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां हैं हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो माही नदी है उसको हम मिस कर दिया है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आपको इससे जो रिलेटेड जो आगे हम जो पढ़ाएंगे, अरब सागर की ओर से जो बहने वाली नदियां हैं वो उसमें आएगी। लूनी नदी है, पश्चिमी बनास जो रिवर है वो इसमें आएगी। पश्चिमी बनास के बाद में जो अपनी छोटी सी एक नदी है काली सिंध, वो नाम मात्र की नदी है। ये राजस्थान से उसका उद्गम स्थल होता है। बाकी 75% ये गुजरात के अंदर प्रवाहित होती है, गुजरात के लिए ये इम्पोर्टेंट रखती है। तो ये दोस्तों आपको आज जो नदियों के बारे में सबसे पहले आंतरिक प्रवाही नदियों के बारे में हमने पढ़ा था। आंतरिक प्रवाही नदियों के बाद में हमने अरब सागर की ओर वाली जो नदियां हैं उसमें माही नदी को स्टार्ट कर लिया है और तकरीबन इसको हम पढ़ लिया है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करवा दी है। इसके अलावा कल जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो इससे जो अपना लूनी नदी है इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों ये आज जो पढ़ाया है वो आपको समझ में भी आया होगा, और आशा करता हूँ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक फैलाएं। जो अब कोविड जो महामारी है कोविड-19 उसके तहत हम अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए खूब कोशिश करें, ताकि घर बैठे वो अपना एजुकेशन में कोई बाधा ना हो, अच्छे से अच्छे कंपटीशन की वो प्रिपरेशन कर सके। इसीलिए जो राजस्थान की ज्योग्राफी है उससे हमने जो आंतरिक प्रवाह टॉपिक है वो स्टार्ट किया है। तो थैंक यू दोस्तों। बाकी सब कल आप इस टॉपिक को लोकेश कुमार सर के नाम से है, इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।